नमस्कार मित्रों, मैं शिवम उपाध्याय अपने YouTube चैनल द होम्योपैथिक वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं फिर आपके साथ जुड़ गया हूं एक ऐसी बीमारी को लेकर जो एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। फ्रेंड्स, ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है COPD, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है मिडिल एज ग्रुप के लोगों को और ओल्ड एज ग्रुप के लोगों को। तो दोस्तों, ये COPD अपना क्या है, क्या इसके कॉजेस हो सकते हैं, क्या सिम्टम पेशेंट के अंदर देखा जाएगा, इसे हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, क्या होम्योपैथी की मेडिसिन है जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है इसके अंदर, और कैसे हम इसे मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। दोस्तों, इससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। COPD यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। फ्रेंड्स, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर है जो कि लंग्स की है। दोस्तों, डिसऑर्डर उसे कहते हैं जब कई सारी डिजीजेज एक साथ प्रेजेंट हो, तो उसे हम डिसऑर्डर कह सकते हैं। जैसे कि पल्मोनरी डिसऑर्डर की बात हो रही है तो इसमें आप कह सकते हैं अस्थमा, एम्फाइसीमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब अगर एक साथ आपको लक्षण इसके देखे जाएं तो उसे हम COPD कहते हैं। दोस्तों, यह एक इन्फ्लामेटरी लंग डिजीज है जिसके अंदर जब हम सांस लेते हैं तो वो लंग्स तक कायदे से नहीं पहुंच पाती और रुकावट का सामना करना पड़ता है, जिससे बहुत सारी दिक्कतों का पेशेंट को सामना करना पड़ता है। जैसे कि सांस की दिक्कत, सांस ब्रेक होगी, छोटी सांस हो जाएगी और बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है इसके साथ। दोस्तों, ये तब होता है जब हम लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में रहते हैं, पोल्यूशन के या डस्ट में या फ्यूम्स के, या बहुत ही ज़्यादा हम ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे नमी वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, जिससे हमें बार बार सर्दी जुकाम वगैरह की समस्या बनी रहती है, सांस लेने में दिक्कत होती है या इन्फ्लामेशन बार बार हमको होता है। तो दोस्तों, इसकी वजह से ये COPD कॉज होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि कई सारी लंग्स की डिजीजेज जो होती हैं मिलके COPD बनाती हैं। दोस्तों, इसमें से दो डिजीज़ तो आपको मेनली याद रखना है। अगर ये दोनों के लक्षण आपको मिलते हैं तो आप जान जाइए कि ये COPD की केस है। पहला अपना जो है वो है एम्फाइसीमा और दूसरा है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ब्रोंकाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। फ्रेंड्स, इसमें अगर आपको इन्फ्लामेशन होता है, स्वेलिंग होता है या उससे बहुत ज़्यादा म्यूकस निकलता है तो उसकी वजह से आपका जो एयरवे है वो बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है, जिससे आपको सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स, ये तो रहा पहला केस। दूसरा केस जो है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में जो एल्वियोल्स होते हैं, जो हमारी फुसफुस नली होती है, जो सैक होता है एल्वियोल्स का, एल्वियोलाई जिसे हम कहते हैं, उसमें डिजेनरेशन हो जाता है। वो कायदे से उसका स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता है, डिजेनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज एनवायरनमेंट से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कुछ गैसेस की अधिकता हो सकती है और कुछ गैसेस की कमी हो सकती है। जैसे कि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो सकती है हमारे शरीर में। दोस्तों, ऐसे लोग जिनका बहुत ही ज़्यादा पुराना केस है COPD का, उनको बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क होता है लंग्स कैंसर और हार्ट डिजीजेस होने के। दोस्तों, ये तो रहा COPD के बारे में कुछ ओवरव्यू, क्या होता है इसके बारे में हमने बताया। अब बात कर लेते हैं कॉजेज़ के ऊपर, क्या कारण हो सकते हैं COPD होने के। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया एम्फाइसीमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये जिस भी कारण से होते हैं उसके वजह से हमको COPD की समस्या देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स, मैंने बताया गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तो उसके वजह से ऐसी दिक्कत हो सकती है। टोबैको स्मोकिंग अगर आप करते हैं, चाहे आप एक्टिव स्मोकिंग करते हैं या पैसिव स्मोकिंग करते हैं। दोस्तों, आप पहले बता दें आपको कि एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग होता क्या है। जो बंदा सिगरेट पीता है या जो कंज्यूम कर रहा है सिगरेट या सिगार को, वो एक्टिव स्मोकर है, और अगर जो नहीं पी रहा है या उसके साथ उस इन्वायरमेंट में रह रहा है वो पैसिव स्मोकर हो गया। तो दोनों को ही रिस्क हो जाता है COPD होने का। ये एक कॉज हो सकता है COPD के पीछे। दोस्तों, अगर हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे पॉलन बहुत ही ज़्यादा उड़ता है, या ऐसे इन्वायरमेंट में हम रहते हैं जहाँ पे डस्ट और फ्यूम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि
कोल माइंस में, सिलिका डस्ट, अगर जहाँ पे हम पत्थर तोड़ने वाले मजदूर काम करते हैं तो उनको एम्फाइसीमा वगैरह होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो उनको भी COPD की समस्या हो सकती है। दोस्तों बात करें नेक्स्ट कॉज के बारे में, तो दोस्तों अगर आप ऐसे कंडीशन में रह रहे हैं या ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा होता है, जहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जैसे कि आप दिल्ली में देख लें, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एयर की कंडीशन ख़राब होती है, तो दोस्तों ऐसे जगहों पे रहने पे भी हमें सांस वगैरह की समस्या हो सकती है, COPD की समस्या हो सकती है। दोस्तों बात करें अगर नेक्स्ट कॉज की, तो जेनेटिक्स एक कॉज हो सकता है। दोस्तों जेनेटिक्स में एक सब्सटेंस होता है जिसे हम अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन कहते हैं। फ्रेंड्स अगर इसकी डिफिशियंसी होती है तो भी COPD की समस्या हो सकती है और जनरेशन बाय जनरेशन ये चीज़ चल सकती है। तो दोस्तों ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज। अब बात कर लेते हैं सिम्टम्स के ऊपर, क्या सिम्टम्स COPD के पेशेंट्स में दिखाई देगा। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि इसमें कई डिजीज़ एक साथ हो सकती है, उसका सिम्टम आपको देखने को मिल सकता है। तो एम्फाइसीमा, अस्थमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की समस्या में जो सिम्टम आपको होता है वो सारे सिम्टम इसमें प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस, एक्सेसिव म्यूकस, एक्सेसिव कफ फॉर्मेशन। दोस्तों ये सब आपको देखने को मिलेगा इसमें। साथ ही साथ दोस्तों अगर COPD बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो गया है तो इसमें कुछ सिम्टम्स और हो सकते हैं, जैसे कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है पेशेंट्स को, पेशेंट्स के पैर में, एंकल्स में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की समस्या हो सकती है, पेशेंट का चेहरा वगैरह, नाखून वगैरह साइनोसिस हो सकता है, नीला हो सकता है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से चेहरा नीला पड़ सकता है, नाखून नीले पड़ सकते हैं। दोस्तों ये तो कुछ थे इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो कि दिखाई देता है COPD के पेशेंट्स के अंदर। दोस्तों अब बात कर लेते हैं डायग्नोसिस के ऊपर, कैसे हम COPD के पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं कि ये COPD का पेशेंट्स हैं। फ्रेंड्स हम पेशेंट को PFT के लिए एडवाइस कर सकते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के लिए एडवाइस कर सकते हैं जिसे हम स्पायरोमेट्री भी कहते हैं। फ्रेंड्स हम पेशेंट का एट्रियल ब्लड गैस करा सकते हैं जिसे ABG कहते हैं। दोस्तों इसके अलावा पेशेंट का AAT करा सकते हैं जिसे हम अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन टेस्ट कहते हैं। फ्रेंड्स मैंने बताया था कि इसकी डिफिशियंसी से भी जेनेटिक्स में दिक्कतें होती हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो ये पता चल जाएगा कि ये जेनेटिक केस है कि नहीं। अगर डिफिशियंसी रहती है तो उसकी वजह से भी COPD कन्फर्म होता है। फ्रेंड्स बात करें अगर इसके नेक्स्ट टेस्ट पे, तो हम ऑक्सीमीटर से इसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम जा रहा है पेशेंट का तो हम उसे डायग्नोस कर सकते हैं कि इसको COPD की समस्या हो सकती है। फ्रेंड्स इसके साथ साथ हम पेशेंट का एक्सरे करा सकते हैं, CT स्कैन करा सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ पेशेंट फिजिकली भी उसको टेस्ट कर सकता है, जैसे कि पेशेंट को 6 मिनट के लिए वॉक करा सकता है या लाइट एक्सरसाइज करने को बोल सकता है 6 मिनट के लिए। दोस्तों अगर उसके बीच में उसको हांफा आने लगा या सांस की दिक्कत होने लगी तो भी पेशेंट डायग्नोस कर सकता है कि COPD की समस्या हो सकती है। दोस्तों ऐसे हम डायग्नोस कर सकते हैं COPD के पेशेंट्स को। दोस्तों अभी तक हमने इस वीडियो में जान लिया कि COPD क्या होता है, कॉजेज़ क्या होती है, क्या सिम्टम होता है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि होम्योपैथी इसमें क्या कर सकता है और होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन है जो मैं चलाता हूँ अपने पेशेंट्स को COPD के अंदर, और कौन सी अदर मेडिसिन होती है जो कि बहुत ही अच्छा काम करती हैं। फ्रेंड्स COPD, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, इन सभी के लिए होम्योपैथ में एक से बढ़कर एक मेडिसिन आती हैं। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा आपके डॉक्टर दे रहे हैं एज पर द सिम्टम, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों जो मैं अपने पेशेंट्स को यूज़ कराता हूँ उसमें आपको मैं 2 मदर टिंचर कॉम्बिनेशन बताऊंगा और 2 डाइल्यूशन बताऊंगा। दोस्तों अपनी पहली जो मदर टिंचर कॉम्बिनेशन है उसको बनाने के लिए आपको मार्केट से 2 दवा लानी पड़ेगी और बराबर मात्रा में मिलाना पड़ेगा। दोस्तों ये दोनों मेडिसिन है एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर और ब्लाटा ओरिएंटलिस मदर टिंचर। दोस्तों इन दोनों मदर टिंचर को हमें आपस में बराबर मात्रा में मिला देना है और हमें 20 से 25 फुट दिन में 3 से 4 बारी इसे लेना है। फ्रेंड्स अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्सन है या बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है तो हम इसको 2-2 घंटे 3-3 घंटे पे भी रिपीट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अपनी दूसरी जो मदर टिंचर कॉम्बिनेशन है, उसमें भी 2 मेडिसिन है। दोस्तों पहली मेडिसिन है सेनेगा मदर टिंचर और दूसरी मेडिसिन है लोबेलिया इन्फ्लेटा मदर टिंचर। दोनों को बराबर मात्रा में मिला के हमें 20 से 25 बूंद दिन में 3 से 4 बारी लेना है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट मेडिसिन की। तो अपनी जो अगली और बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो है एंटिमटार्ट।
एंटीम टार्ट को हमें 30 पोटेंसी में लेना है, सुबह दोपहर शाम। दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है एंटीम टार्ट इस कंडीशंस के लिए। दोस्तों अपनी अगली जो मेडिसिन है वो है इपिकाक। इपिकाक को भी हमें 30 पोटेंसी में लेना है। फ्रेंड्स इसे भी हम सुबह दोपहर शाम लेंगे। दोस्तों ये मेडिसिन आप कुछ लंबे समय तक चलाएंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा और आपकी समस्या जड़ से दूर हो जाएगी। दोस्तों केवल यही मेडिसिन नहीं है, होम्योपैथी में बहुत सी मेडिसिन आती हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़ के लिए जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है एज़ पर द सिम्टम, एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स जो अदर इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है वो है ब्रानिया, एंटीम आर्स, कुरारे वुरारे, कोका, रूमैक्स, चिनियमार्स एट्सेट्रा। दोस्तों ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है COPD के पेशेंट्स में, लेकिन आपको कोई भी मेडिसिन अपने मन से नहीं लेनी है। फ्रेंड्स अपने नज़दीकी होम्योपैथ से कंसल्ट करें तभी जाके कोई मेडिसिन लें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशन एंड मैनेजमेंट के ऊपर, कैसे हम इससे बच सकते हैं और इसे कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं मैनेजमेंट के साथ। दोस्तों हमें अवॉइड करना है एलर्जेंस, जिस चीज़ से हमें एलर्जी है, जैसे कि डस्ट एलर्जी है हमें तो उसे अवॉइड करना है, पॉलन एलर्जी है तो उससे अवॉइड करना है। दोस्तों हमें परफ्यूम वगैरह से महक नहीं लेनी है। हमें अगर कोई बहुत ज़्यादा गर्म कमरा है या जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वेंटिलेशन अच्छा नहीं है वहाँ से हमें दूर रहना है। बहुत ही ज़्यादा नमी वाली जगहों से हमें दूर रहना है। दोस्तों हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, हेल्दी ड्रिंक्स लेनी चाहिए, हमें कुछ प्राणायाम वगैरह करना चाहिए जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा होता है किसी भी रिस्पायरेटरी डिजीज़ के लिए। अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो आपको रिस्पायरेटरी डिजीज़ होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, और अगर हो गया है तो समय के साथ मेडिसिन के साथ बहुत ही जल्दी ट्रीट हो जाएगा। तो दोस्तों अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको बिल्कुल ही करना है, कम से कम 15 से 20 मिनट सुबह और शाम में खाली पेट। दोस्तों इसके साथ साथ अगर आपको लगे कि कहीं म्यूकस आपको है तो उसे आप जल्द से जल्द निकालें। दोस्तों आप नेबुलाइज़र का सहारा ले सकते हैं, DPI का सहारा ले सकते हैं। DPI दोस्तों होता है एक ऐसी मशीन जिसके अंदर टैबलेट या गोली आती है, उसमें ड्राई पाउडर रहता है, उसे इन्हेलेशन किया जाता है। इसका नाम ही होता है ड्राई पाउडर इन्हेलेशन। तो दोस्तों इसका भी हम सहारा ले सकते हैं। फ्रेंड्स हमें किसी भी तरीके से अपने लंग्स को क्लियर रखना है, म्यूकस नहीं होने देना है, कफ को नहीं होने देना है। ठंडी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, उससे दूर रहना है। ठंडी चीज़ें खाएंगे जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम होगी, म्यूकस और कफ बढ़ेगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।